हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले गुड्स से। कोई पूछे कि गुड्स क्या होती हैं तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे गुड्स मीन्स ऑल काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। आपने बच्चों याद रखना है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं होती। गुड्स मीन्स ऑल काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन वो साथ में कहते हैं कि इसमें एक्सक्लूड करेंगे हम लोग किस चीज को? मनी एंड सिक्योरिटीज। तो वो लिखते हैं अदर देन, पहली चीज मनी और दूसरे नंबर पे सिक्योरिटीज, एंड लगा देता हूं। ये दोनों गुड्स के मीनिंग से बाहर है। मतलब अगर जिस ट्रांजैक्शन में सिर्फ मनी को हम चेंज कर रहे हैं, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कंसीडरेशन नहीं दिया जा रहा, तो बच्चों उसको गुड्स के मीनिंग से बाहर रखा है। उस केस में उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। और दूसरे नंबर पे सिक्योरिटीज। मान लो बच्चों आपके पास डिबेंचर हैं किसी कंपनी के फिजिकल फॉर्म में, मतलब वो लिस्टेड नहीं है, फिजिकल फॉर्म में आपके पास है, और वो डिबेंचर के ऊपर फेस वैल्यू लिखी है 100। एट प्रेजेंट मार्केट में है भी 100 रुपीज के, आपके पास 1000 डिबेंचर्स है, मतलब टोटल 1 लाख के आप बेचना चाहते हो, और मैंने आपसे वो डिबेंचर परचेज कर लिए। चाहे वो मैंने 90 के हिसाब से परचेज की हो, वो कोई मतलब नहीं है कि उसके ऊपर कैपिटल गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है, बस प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल। आप सेलर हो, मैं बायर हूं, तो अगर मैं आपसे वो परचेज कर रहा हूं तो उसको बच्चों उन्होंने गुड्स के मीनिंग से बाहर रखा। मतलब ये 1 लाख रुपीस देकर मैंने डिबेंचर परचेज किए, उन्होंने उसको गुड्स के मीनिंग से क्या रखा? बाहर रखा। तो क्या इस केस में जीएसटी नहीं लगेगा? बच्चों नहीं लगेगा। जीएसटी इस केस में कब लगेगा तो आगे ही मैं पढ़ाता हूं, क्योंकि ये दोनों डेफिनेशन एक साथ पढ़ी जाती है। सर्विसेज, अगर कोई पूछे कि सर्विस क्या होती है तो आप कहेंगे सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। तो यहां पर भी आपने मनी और सिक्योरिटीज को बाहर रख दिया कि सर्विसेज क्या होती हैं। पहले नंबर पे वो गुड्स नहीं होनी चाहिए, हालांकि शेड्यूल 2 में उन्होंने, गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि किस चीज को सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, किसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। लेकिन अगर एक चीज को गुड्स कहा जा रहा है तो वो पैरेलल टाइम पे सर्विसेज नहीं है। लेकिन उन्होंने किसको भी बाहर रखा? मनी एंड सिक्योरिटीज को। लेकिन बच्चों इनको कैसे इंक्लूड किया देखना आप, एनीथिंग अदर देन गुड्स एंड मनी एंड सिक्योरिटीज। तो ये चीजें इन्होंने बाहर रख दी, लेकिन कहते हैं बट इंक्लूड्स। अब इंक्लूडिंग में क्या क्या कर रहा है? फर्स्ट, एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन, और उसके लिए लिखेगा फॉर ए सेपरेट कंसीडरेशन। अभी बच्चों आपको समझाता हूं, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। बच्चों मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर मान लो मैं अपने 2000 के नोट को किसी दुकानदार से चेंज करा रहा हूं 100 रुपीज के डिनोमिनेशन में, 500 के नोट्स में, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ आपस में हम मनी एक्सचेंज कर रहे हैं, आपस में हम मनी चेंज कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट कहती है कि जो मनी है वो गुड्स के मीनिंग में नहीं आती, और उसको बच्चों सर्विसेज से भी बाहर रखा। लेकिन अगर मान लो उस कन्वर्जन के लिए मेरे से वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है फॉर सेपरेट कंसीडरेशन, तो उसको सर्विसेज माना जाएगा। मतलब आप ये समझो कि सर्विसेज के मीनिंग में मनी कब आएगी? जब उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अपने डॉलर्स को रुपीस में कन्वर्ट कराना है, तो $1 का आज जो रेट है वो मान लेते हैं एक बार बच्चों 80 रुपीस है, और वो पर्सन कहता है आपने एक्सचेंज कराना है तो हम आपको 79 रुपीस के हिसाब से पेमेंट करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास $2000 है, तो $2000 के लिए वो मुझे ये पैसे दे रहा है।
वो 1 रुपया पर डॉलर एक्सचेंज करने के सर्विसेज के नाम से चार्ज कर रहा है, तो वो सर्विसेज मानी जाएगी, क्योंकि उसके लिए उसने क्या लिया है, सेपरेट कंसीडरेशन लिया है। जैसे मैं और एग्जांपल बताता हूं, आपको कन्वर्जन का समझ आ जाएगा। बच्चों मेरे पास से ना एक नोट 500 का फट गया, बेटे ने फाड़ दिया, उसके 2 टुकड़े कर दिए। अब वो मार्केट में वैसे तो सेल ही नहीं हो रहा, क्योंकि वो कोई उसके बदले में कुछ देता ही नहीं है। लेकिन एक दुकान है जहां पर लिखा है कि फटे पुराने नोट जो हैं वो एक्सेप्टेबल है। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा ये मेरा 500 का नोट चेंज कर दो, तो वो फ्री में थोड़ा चेंज करेगा। वो कहता है कि 50 रुपए चार्जेस लगेंगे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे को 500 का दूसरा नोट दो और ये मैं 50 रुपए आपको दे रहा हूं। तो बच्चों वहां पर जो कन्वर्जन हुआ है फॉर ए सेपरेट कंसीडरेशन हुआ है, तो वहां जो 50 रुपए उसने मेरे से लिए हैं ना, वो क्या माना जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, उसको सर्विसेज के मीनिंग में इंक्लूड किया गया है। लेकिन अगर मान लो 500 के बदले वो मुझे 500 रुपीज दे रहा है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले रहा, तो वहां सर्विसेज नहीं है, और गुड्स के मीनिंग से तो उन्होंने पहले ही एक्सक्लूड कर दिया। दूसरे नंबर पे बच्चों यहां लिखा हुआ है यूज ऑफ मनी। इसका मतलब समझाता हूं। मेरा एक फ्रेंड है बच्चों, मैं भी बिजनेसमैन हूं, वो भी, आपस में ना हमें पैसों की जरूरत पड़ती रहती है। तो उसने मेरे से कहा कि 2 लाख रुपए अरेंज हो जाएंगे, मैं जितनी जल्दी हो सके लौटा दूंगा, मैक्सिमम 2 महीने के लिए चाहिए। तो मैंने उसको 2 लाख रुपीस दे दिए बिना किसी इंटरेस्ट के, और 2 महीने बाद जैसे उसने मेरे को कहा था या उससे पहले, उसने मेरे 2 लाख रुपए लौटा दिए बच्चों, रिटर्न कर दिए। तो यहां पर क्या है, मनी, आपस में सिर्फ ट्रांजैक्शन मनी में हुई है, तो ना तो वो गुड्स है और ना ही सर्विसेज है, क्योंकि सेपरेट कंसीडरेशन नहीं लिया गया। लेकिन अगर मैं उसको कहता कि मैं पैसे तो आपको कहीं से अरेंज करा देता हूं, 1% ब्याज लगेगा पर मंथ के हिसाब से, तो 2 महीने बाद जब उसने मेरे को पैसे वापस दिए बच्चों, 2 लाख के ऊपर ना 1% से 1 महीने का ब्याज 2000 होता है, तो उसने मुझे 2,04,000 रुपए दिए। तो ये जो 4000 है ना, दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। आपने बच्चों आराम से मीनिंग को समझना है कि क्या है। कोई पूछे गुड्स क्या होती हैं, तो आप क्या कहने वाले हैं, आप कहेंगे गुड्स का मतलब हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन उसमें मनी और सिक्योरिटीज को नहीं लेंगे। और सर्विसेज में क्या कहेंगे, एनीथिंग अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटी, लेकिन उसमें क्या इंक्लूड होगा, पहले एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन फॉर ए सेपरेट कंसीडरेशन। ये बच्चों आपने ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे आपने वहां सिक्योरिटीज को छोड़ा, यहां पर भी सिक्योरिटीज को छोड़ा, तो क्या सिक्योरिटीज नहीं आएगी कहीं पर भी। अगर बच्चों प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल ट्रांजैक्शन हो रही है कि एक बायर है एक सेलर है, वो आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो मतलब समझो वो दोनों जगह कवर नहीं होगा, ना गुड्स के मीनिंग में और ना सर्विसेज के मीनिंग में। आपके पास 1 लाख रुपए के डिवेंचर हैं, आपने मुझे 90,000 में बेचे, 95,000 में बेचे या 1 लाख में बेचे, तो बच्चों आप मानकर चलो यहां पर ना तो वो गुड्स है ना सर्विसेज है। तो सिक्योरिटीज के केस में क्या कहीं पर भी कवर नहीं होगा, उन्होंने एक केस को कवर किया। तो मैं बच्चों बट इंक्लूड्स में दूसरा पॉइंट लिखवा रहा हूं, एक्टिविटीज फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटीज। आपको बताता हूं बच्चों, आपको बात समझ आ जाएगी। अगर सिर्फ सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शन हो रही है, मतलब परचेज सेल, तो वो दोनों में कवर नहीं होगा, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल ट्रांजैक्शन हो रही है। लेकिन अगर बीच में एक ब्रोकर है जो सेलर और बायर को मिलवा रहा है, एक्टिविटी फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, और उसके लिए वो पर्सन कंसीडरेशन ले रहा है, तो बच्चों आप मानकर चलेंगे कि वहां सर्विसेज है। वो ब्रोकर जो चार्जेस ले रहा है वो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज है। मैंने डिवेंचर जितने में बेचे, सामने वाले ने जितने में परचेज किए, ये दोनों कवर नहीं होंगे, ना गुड्स में ना सर्विसेज में। लेकिन जिस पर्सन ने हमारी ट्रांजैक्शन कराई, अगर उसने कोई चार्जेस लिए हैं, तो वो किस में कवर हो जाएगा बच्चों, सर्विसेज में। क्यों? क्योंकि
वो किस तरह की एक्टिविटी है? एक्टिविटीज फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। क्योंकि मुझे क्या पता किसने खरीदे, वो तो ब्रोकर के पास ही कोई आकर कहेगा कि ये वाली कंपनी के डिबेंचर अगर कोई बेचना चाहता हो तो बताना, तो वो पर्सन ही मेरे पास लेकर आया, और बीच में वो क्या ले रहा है? कमीशन। तो वो कमीशन बच्चों किसके अंडर कवर हो जाएगा? सर्विसेज के अंडर कवर हो जाएगा। इसमें वो कहता है ऑल काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी सारी गुड्स होती हैं अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। इसके बाद उन्होंने कहा इसमें और क्या इंक्लूड करेंगे वो, तो वो कहते हैं बट इंक्लूड्स, एक तो बच्चों उन्होंने यहां इंक्लूड किया एक्शनेबल क्लेम्स। मैं यहां आपको एक्शनेबल क्लेम का मतलब सीधा लिखूं तो कोई भी अनसिक्योर्ड डेट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मतलब जिसके लिए आप कोर्ट में केस कर सकते हैं, आपके पास वो राइट है। सिक्योर्ड डेट इसमें कवर नहीं होता। प्रोमिसरी नोट कह लो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कह लो, जिसमें साथ में कुछ सिक्योरिटी नहीं रखी हुई, लेकिन सामने वाले ने आपको उधार दे रखा है, उसका उसके पास प्रूफ है, वो कोर्ट में आपके अगेंस्ट केस कर सकता है, तो उस केस में उसको एक्शनेबल क्लेम कहते हैं। और दूसरे नंबर पे बच्चों सेकंड क्या लिखा है इन्होंने? इन्होंने लिखा है ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू, और क्योंकि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की तरह हो जाती है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड which are agreed to be severed before supply or under a contract of supply। बच्चों डेफिनेशन है, जितनी हो सके जो मेन है वो हम लर्न कर लेंगे। उसमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से सब चीजें डाल देती है। तो मेरे से कोई पूछे गुड्स का मतलब क्या होता है, मैं कहूंगा ऑल काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। लेकिन इसमें एक्शनेबल क्लेम को लेंगे, इसमें किसको लेंगे हम? ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच टू। तो आप कहेंगे सर ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की तरह नहीं हो गई। बच्चों उन्होंने कहा है कि वो एग्रीड किया है कि वो सीवियर जमीन से अलग कर दी जाएंगी, कट कर दी जाएंगी बिफोर सप्लाई और अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। जैसे बच्चों ट्रीज होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, ये आप जिस पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आपने इसको कट करके उसको देना है, तो फिर तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी की तरह है। लेकिन अगर ट्रीज एज इट इज बेचे जा रहे हैं, एज इट इज का मतलब उस पर्सन ने तो वहां से फ्रूट लेने हैं, मतलब आपने ट्रीज उसको सेल किए हैं, तो इन दैट केस वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की तरह हो जाएगा, उसको गुड्स नहीं माना जाएगा। अगर आपसे बाय चांस डेफिनेशन पूछी जाती है, वैसे बच्चों पूछी नहीं जाती, तो जैसे ही आप गुड्स का मीनिंग, सर्विसेज का मीनिंग बता देते हैं, जैसे वो कहते हैं कि डिफाइन गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसके बाद आप इनके चार्ट भी बना सकते हैं। और इवन गुड्स का डिफाइन करने के बाद चार्ट बनाओ, सर्विसेज को हमने एक साथ डिफाइन किया है, तो मैं एक बार चार्ट बना रहा हूं। तो पहले गुड्स, मीनिंग ऑफ गुड्स। तो बच्चों गुड्स का मीनिंग क्या होता है अभी हमने लिखा है, अब चार्ट से समझो। हम कहेंगे इसका मतलब सभी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी। तो आप लिखो मीन्स, इसके बाद आप लिखो यहां पर, ये जो चार्ट बना रहा हूं ये बिल्कुल सीए इंस्टीट्यूट की तरह बना रहा हूं। ऑल काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या एक्सक्लूड कर देंगे बच्चों? हम यहां लिखेंगे एक्सक्लूड। इसमें से क्या एक्सक्लूड करना है बच्चों? मनी एंड सिक्योरिटीज। ये पहली बात। तो इसमें क्या इंक्लूड करोगे आप बोलोगे इंक्लूड्स
हम इसमें इंक्लूड करेंगे बच्चों एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, एग्री टू बी सीवर्ड बिफोर सप्लाई और अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। गुड्स का मतलब सभी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन इसमें मनी और सिक्योरिटी को नहीं लेंगे, लेकिन लेंगे एक्शनेबल क्लेम को, ग्रोइंग क्रॉप्स को, ग्रास एंड थिंग्स को, जो कि लैंड के साथ अटैच है। लेकिन हम एग्री कर रहे हैं या तो सप्लाई से पहले ही उसको लैंड से अलग कर लिया जाएगा या फिर सप्लाई के टाइम पे अलग किया जाएगा। तो बस बच्चों ये गुड्स की डेफिनेशन हो गई चार्ट के थ्रू। अब एक बार आ जाते हैं सर्विसेज पे। आप यहां पर लिखो बच्चों सर्विसेज। अभी हम उसका चार्ट बना रहे हैं, तो इसमें आप लिखेंगे मींस, इसके अंदर बच्चों आता है सब कुछ सिर्फ तीन चीजों को छोड़कर, गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी। तो आप ऐसे ही लिखेंगे एनीथिंग एक्सक्लूडिंग गुड्स, मनी और सिक्योरिटीज, इन तीन चीजों को छोड़ना है। लेकिन इंक्लूड करना है हमें बच्चों इंक्लूडिंग। क्या इंक्लूड करना है हमें बच्चों? दो चीजें। पहले, एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन फॉर ए कंसिडरेशन। और दूसरा इंक्लूडिंग में आप पॉइंट लिखेंगे, यही हमने ऊपर लिखा है बच्चों, एक्टिविटीज फैसिलिटेटिंग अरेंजिंग ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटीज। तो ये बच्चों इनकी डेफिनेशन हो गई गुड्स की भी, सर्विसेज की भी।